नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। इकोनॉमिकम में आपका स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिकम में। सर, चर्चा शुरू करें उससे पहले सीधा सवाल, अर्थात का विषय इस बार क्या है? शुभम, अर्थात का विषय इस बार इकोनॉमिकम में शुभम आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। पिछली बार हमने मध्य पूर्व के बदलती ऊर्जा ताकत पर बात की थी और आज सबकी जो प्रतिक्रिया उस पर मिली, इतने सवाल मिले, उससे हमारी पूरी टीम आपका धन्यवाद करती है और हम लोग उत्साहित हैं कि हम नई चीज़ें लेकर आपके पास आ पा रहे हैं। आज का सवाल एक बड़े दुविधा या पैराडॉक्स से जुड़ा हुआ है और वो पैराडॉक्स स्टार्टअप का है। हम कुछ ऐसी अजीब सी परिस्थिति में शुभम जी रहे हैं कि एक तरफ कहा जाता है भारत में स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन रहे हैं और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है, रिजर्व बैंक गवर्नर कहते हैं कि स्टार्टअप में निवेश करने वाले थोड़ा सतर्क रहें। हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्टार्टअप के भीतर हो क्या रहा है और इसे देखने की कोशिश हम निवेश के नज़रिए से नहीं बल्कि रोजगार के नज़रिए से करेंगे। बिल्कुल, तो आज बात होगी स्टार्टअप की, अर्थात के सेगमेंट में। इसके बाद आपके सवालों के जवाब होंगे, उसके बाद आपके इनकम की बात होगी। पिछली बार आपको याद होगा अंशुमान जी ने इनकम में कहा था, इनकम वाले सेगमेंट में, कि जमा पर ब्याज दरें बढ़ेंगी और आप अपनी एफडी को फिर से रिविजिट करें। और देखिए, सारे बड़े बैंकों ने जमा पर ब्याज दरें बढ़ा दी। चलते चलते आपको किस्सों के सिक्के की कहानी बताएंगे कि इस बार कौन सी कहानी अंशुमान जी आपके लिए किस्सों के सिक्के में लेकर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अर्थात से शुरुआत। आज अर्थात में बात हो रही है स्टार्टअप की। यहाँ कई विरोधाभास एक साथ उभर रहे हैं, जैसा अंशुमान जी ने भी जिक्र किया कि एक तरफ हर हफ्ते लिस्ट में एक नया स्टार्टअप जुड़ता है कि वो यूनिकॉर्न बन गया, और दूसरी तरफ खबरें आ रही हैं कि स्टार्टअप छटनी कर रहे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है स्टार्टअप की क्रांति हो रही है, दूसरी तरफ रिजर्व बैंक स्टार्टअप को बिन मांगी सलाह देकर कह रहे हैं कि आगे आने वाले खतरों के प्रति आप सतर्क रहिए। आज की कहानी की शुरुआत अंशुमान जी कर रहे हैं श्रुति के पास एक आए व्हाट्सएप मैसेज से। क्या मैसेज आया सर श्रुति के पास? ये श्रुति की कहानी है और ये मेरे अनुभव से निकली हुई कहानी है। पिछले 1-2 महीने में लगातार ये बात बड़ी बड़ी सुर्खियों में भारत में छपी और सही भी थी कि भारत में हर 10 दिन में एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन जाता है और हमने यूनिकॉर्न्स की संख्या भारत में बढ़ते हुए भी देखी। और ये बात चूंकि सरकार में बड़े सर्वोच्च स्तर से और हर जगह से कही जा रही थी, तो जो भी नौकरी तलाशने वाले लोग थे, वो जिनके पास एक क्षमताएं थी, वो अगली नौकरी के लिए किसी स्टार्टअप को तलाशने लगे। तो श्रुति भी उसकी तलाश में लग गई थी क्योंकि उसको ये जानने में इच्छा थी कि अब आने वाला अगला यूनिकॉर्न कौन सा है, उस अगले यूनिकॉर्न में पैसा आएगा और उसी यूनिकॉर्न में नौकरी आएगी। लेकिन हुआ ये कि जब तक उसकी तलाश पूरी होती, वो समझ पाती कि कौन सा स्टार्टअप यूनिकॉर्न के करीब खड़ा हुआ है, तब तक उसके पास व्हाट्सएप पे एक संदेश आया और वो जिस स्टार्टअप में काम कर रही थी, जो यूनिकॉर्न नहीं था, वहाँ छटनी शुरू हो गई थी। कर्मचारियों को निकाला जाने लगा। अब दुविधा श्रुति या बहुत सारे और लोग जो स्टार्टअप में काम करने वाले थे उनके लिए थी कि फिर छटनी, फिर अब क्या हो गया, कोविड चला गया, मंदी चली गई, भारत में जिन स्टार्टअप्स को बंद होना था कोविड के दौरान वो बंद हो गए, जो बचे, जो जूझ पाए वो बाहर निकल आए और अब तो स्टार्टअप्स की क्रांति वापस लौट रही है। लगातार भारत में स्टार्टअप बढ़ रहे हैं। तो फिर ऐसा क्यों है? थोड़ा ज़्यादा जानकारी करने की कोशिश की श्रुति और उनके जैसे कई सारे लोगों ने, तो पता चला कि फरवरी से मई के बीच में हम जून में खड़े हुए हैं। मई के अंत तक कार24 ने, वेदंतु ने, अनअकैडमी ने, व्हाइट हेड जूनियर ने, मीशो ने, ओके क्रेडिट ने, करीब करीब आधा दर्जन स्टार्टअप हैं जिन्होंने 8,500 के आसपास कर्मचारी निकाल दिए हैं। ये सुर्खियाँ लगातार हमारे आसपास तैर रही हैं। अब भारत में फॉर्मल जॉब्स का बाजार ही बहुत छोटा है। नौकरियों की चर्चा फिर हमारे पास बीच में आई है। जिस सप्ताह में से रिकॉर्ड कर रहे हैं उस सप्ताह सरकार ने दावा किया है कि वो 1.5 साल में करीब 10 लाख नौकरियां देंगी। तो रोजगारों की चर्चा हमारे टॉप ऑफ द माइंड में, और हम यहाँ ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में फॉर्मल जॉब्स का, अच्छी नौकरियों का या औपचारिक नौकरियों का बाजार वैसे भी छोटा है। उस बाजार को थोड़ा सा मदद देने की कोशिश स्टार्टअप्स ने की थी, जो नौकरियाँ भारत में आना शुरू हुई थी। अब वहाँ अगर स्टार्टअप बढ़ रहे हैं शुभम, लगातार स्टार्टअप बढ़ रहे हैं क्योंकि सरकार में सर्वोच्च स्तर से मंत्रियों के स्तर से कहा जाता कि भारत में स्टार्टअप क्रांति हो रही, तो अगर स्टार्टअप बढ़ रहे हैं तो फिर जॉब्स क्यों कट रहे हैं? 8,500 नौकरियां एकदम खत्म हो जाना फरवरी तक, इसकी क्या वजह है? यूनिकॉर्न बन रहे हैं तो फिर स्टार्टअप मिट क्यों रहे हैं, बंद क्यों हो रहे हैं, खत्म क्यों हो रहे हैं? सरकार स्टार्टअप के मेले लगा रही है। सरकार ये कह रही है कि भारत के स्टार्टअप में लोग निवेश लेके आ रहे हैं। शेयर बाजार का नियामक ये कह रहा है कि बाजार से दूर रहें, स्टार्टअप तो अच्छा है। पेटीएम और की परिस्थिति देखने के बाद भारतीय बाजार में निवेशकों ने कान पकड़ लिए कि स्टार्टअप में हाथ नहीं लगाएंगे जितना उनको नुकसान हुआ है। भारी रकम टू भी है।
सेबी स्टार्टअप पे ऐसी सख्ती करने वाला है कि शायद आने वाले समय में स्टार्टअप्स को बाजार की तरफ आने में भी कई बार सोचना पड़ेगा, जो शर्तें नहीं लगाई जा रही हैं। अब रिजर्व बैंक गवर्नर स्टार्टअप्स को ये सलाह दे रहे हैं कि वो रिस्क कम लें, जोखिम कम लें आने वाले समय में, और दूसरी तरफ हमें ये कहा जा रहा है कि स्टार्टअप की क्रांति हो रही है हमारे सामने। बाजार के आंकड़े बता रहे हैं कि स्टार्टअप्स के पास पूंजी की कमी है, निवेश की कमी है, वो खुद को खाकर ही खत्म कर रहे हैं। वो स्टार्टेड ईटिंग देमसेल्फ, अपने आप को ही खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ना तो उनका कारोबार बढ़ रहा है और ना पूंजी मिल रही। ये अजीब सा अंतर विरोध स्टार्टअप की दुनिया में फरवरी के बाद से शुरू होता है, और वो शेयर बाजार से तैरकर रोजगार के बाजार तक आ गया। और जब ये रोजगार के बाजार तक आ गया, स्टार्टअप में निवेश करने वाले लोगों के अपने जोखिम होते हैं, वो रिस्क लेते हैं, लेकिन जब ये बात रोजगार के बाजार तक आ जाती है, जब लोगों की नौकरियां तक आ जाती, तो हमें यह समझना पड़ता है कि फिनोमेना क्या है, और भारतीय रोजगार के बाजार में जो सबसे नई उम्मीद उभरी थी स्टार्टअप के तौर पर, वहां दरअसल वास्तविकता में हो क्या रहा है उसके भीतर, ताकि हमें पता रहे कि आने वाले समय में वहां से नौकरियां आ भी पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी। सर, लेकिन स्टार्टअप का यार हो क्यों गया? क्योंकि अगर आप कोविड के दिन भी देखें, जो गहरी मंदी के और सबसे ज्यादा खराब दिन माने जाते हैं अर्थव्यवस्था के हिसाब से, भारत में तो उस समय भी स्टार्टअप चढ़ रहे थे, बढ़ रहे थे, फिर अचानक ये हो क्या गया? हाँ, और उस दौरान बढ़ ही नहीं रहे थे। उस दौरान स्टार्टअप्स में भारत में भी निवेश, भारत के बड़े पूंजी निवेशक भी उसमें निवेश कर रहे थे, और बाहर से भी पैसा आ रहा था। दरअसल भारत के स्टार्टअप बाजार में काफ़ी बड़ी और एक निर्णायक उथल पुथल शुरू हो चुकी, जो उन सुर्खियों के भीतर हमें नहीं दिखती। हमें दो तरीके की सुर्खियां दिखती हैं, स्टार्टअप क्रांति की बड़ी सुर्खियां जो अखबारों में, टीवी चैनलों पर दिखती हैं, और स्टार्टअप में नौकरियां निकाली जाने की छोटी सुर्खियां जो किसी अखबार के पन्ने पर नीचे दब जाती हैं, लोगों के पास पे स्लिप के बीच में आती। हमने इन दोनों सुर्खियों के बीच खड़े होकर समझने की कोशिश की कि वास्तविकता भीतर क्या है और क्या हो रहा है स्टार्टअप स्पेस के अंदर। इसके लिए हमें पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हुए उसका सिरा पकड़ने के लिए हमें ग्लोबल मार्केट की तरफ से जाना होगा। 2021 में पूरी दुनिया में वेंचर कैपिटल निवेश रिकॉर्ड 643 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। 2021 का वो समय था जब कोविड से पूरी दुनिया परेशान थी, लेकिन सस्ती पूंजी उपलब्ध थी बाजार में, और उसके कारण जो वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, जो प्रमुख तौर पर स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं, वो रिकॉर्ड 643 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। बीते साल दिसंबर से जब से ब्याज दर बढ़ने के आसार बनना शुरू हुए, संभावना बननी शुरू हुई, अक्टूबर नवंबर के बाद ब्याज दरें बढ़ने की संभावना शुरू हुई, उसके बाद मई तक का आंकड़ा हमारे पास है। दिसंबर के बाद हर महीने दुनिया में स्टार्टअप में निवेश में गिरावट होती चली गई लगातार। क्रंचबेस की एक ताज़ी रिपोर्ट है हमारे पास जो बताती है कि स्टार्टअप में निवेश सालाना आधार पर मई के आंकड़े में 20% और मासिक आधार पर 14% गिरा है। यानी 20% इन्वेस्टमेंट पिछले मई के हिसाब से डाउन है, और मंथली आधार पर अगर आप देखें तो 14% गिरा है। लेकिन ये मोटा बड़ा आंकड़ा है। इस आंकड़े को जो हम भीतर से खोलते हैं, तब हमें भारत के स्टार्टअप्स की मुसीबतों का मर्म मिलता है, जहां से ये नौकरियों की छटनी हो रही है। वित्त पोषण में या वेंचर कैपिटल फंड्स में जो मिलने वाला पैसा है, वो स्टार्टअप्स को 3 अलग अलग हिस्सों की कैटेगरी में बांटता है। एक होता है स्टार्टअप का सीड स्टेज, जहां कोई विचार, कोई आइडिया, कोई स्कीम है जिसे फंड किया जाता है। एक होता है लेट स्टेज, जहां स्टार्टअप खड़ा हो चुका है और उसने थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया है, वहां उसे अपने कारोबार के विस्तार के लिए नई पूंजी की जरूरत होती है। और तीसरा स्टेज होता है टेक्नोलॉजी स्टेज, जहां आपको टेक्नोलॉजिकली अपने आप को बड़ा करना है और उसमें निवेश, उसके लिए पैसा मिलना चाहिए। जो क्रंचबेस की रिपोर्ट को जो हमने पढ़ने की कोशिश की, तो हमें पता चला शुभम कि सबसे ज्यादा स्टार्टअप की फंडिंग में गिरावट लेट स्टेज और टेक्नोलॉजी ग्रोथ लेवल पर आई है। यानी वो स्टार्टअप्स जो सीड स्टेज से खड़े होकर थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, कुछ कदम आगे तक आ गए हैं, उनका ब्रांड स्टेब्लिश हो गया है, उनका बिजनेस मॉडल थोड़ा बहुत चलने लगा है, अब वो जब अपने आप को स्केल अप करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजिकली ग्रोथ लेना चाहते हैं, वहां निवेशक उनमें पैसा डालने में डर रहे हैं। सीड स्टेज पर, शुरुआती स्तर पर, जहां से काम शुरू होना है, आइडिया स्तर पर निवेश बना हुआ है। स्वाभाविक सी बात है कि सीड स्टेज पर होने वाला निवेश कम होता है, लेट स्टेज और टेक्नोलॉजी ग्रोथ लेवल पर निवेश हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि तब तक कारोबार को बड़ा करने, उसे स्केल अप करने की ज़रूरतें होती हैं। हमने इसे और भीतर से समझने की कोशिश की, क्रंचबेस की रिपोर्ट को, कुछ बड़े स्टार्टअप निवेशकों का क्या आंकड़े पढ़ने की कोशिश की। तो टाइगर ग्लोबल बड़ा निवेशक है, एडिसन हाविच बड़ा निवेशक है, इनसाइट पार्टनर्स बड़े निवेशक हैं। इनका रुख भी हमें पता चला कि इनका रुख भी ये है कि वो चलते हुए स्टार्टअप्स में निवेश कम कर रहे हैं। सीड स्टेज के स्टार्टअप्स में उन्होंने थोड़ी बहुत पूंजी या निवेश बनाकर रखा हुआ है।
अब हुआ ये कि जब ये दुनिया भर में फंडिंग बंद हुई, ये तो दुनिया भर की फंडिंग की बात हुई, अब हम भारत की तरफ आते हैं और देखते हैं कि भारत के भीतर क्या हुआ। ये मोटा खाका है, ये मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेंचर कैपिटल फंडिंग के जो ताजे आंकड़े मिलते हैं उनसे दिखाई देती कि ओवरऑल फंडिंग में कमी हुई है। लेट स्टेज और टेक्नोलॉजी ग्रोथ को देखने वाले स्टार्टअप्स में, यानी चलते हुए दौड़ते स्टार्टअप्स में जो पैसा लगना था वो कम हुआ है। इस पाइपलाइन के बंद होने से ही भारत में ज़्यादातर स्टार्टअप संकट में आए हैं और यहाँ नौकरियां घट रही हैं। पिछले साल 2021 में भारत के स्टार्टअप में करीब 38.5 अरब डॉलर का वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आया था लास्ट ईयर 2021 में। अब सीबी इनसाइट का जो आंकड़ा हमारे पास है वो बताता है कि इस साल की दूसरी तिमाही में अभी तक केवल 3.6 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट आ पाया है, जो जनवरी और मार्च पिछले साल में आए निवेश का आधा है और पिछले साल का 1/3 है और इस साल जो जनवरी निवेश में आया उसका आधा है। यानी पिछले साल इसी अवधि के दौरान जितना पैसा आया था उसका 1/3 पैसा आया है और जनवरी और मार्च के भी जितना पैसा आया था उसका आधा रह गया। और यही वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जहां से स्टार्टअप्स में छटनी शुरू होती है, जहां से नौकरियों में कमी शुरू होती है और उनके कारोबार लड़खड़ाना शुरू होते हैं। टाइगर ग्लोबल, सॉफ्ट बैंक जैसे बड़े निवेशक जो पेटीएम, पॉलिसी बाजार जैसे जगह निवेश कर चुके थे, उनकी खबरें बाजार में आना शुरू हो गई कि वो अपने हाथ इसमें से खींच रहे हैं, अपना निवेश इसमें विड्रॉ कर रहे हैं। कई सारे स्टार्टअप को फंडिंग नहीं मिल रही है और अगर उन्हें फंडिंग मिलेगी भी तो उन्हें अपने वैल्यूएशन से समझौता करना पड़ेगा। यानी वो जितना वैल्यूएशन लेकर अपने निवेशक के सामने जाते थे उस वैल्यूएशन को निवेशक खरीदने को तैयार नहीं है, उसे मानने को तैयार नहीं है। 2018 में भारत में करीब 8,000 स्टार्टअप रजिस्टर हुए थे। आंकड़ा और भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। उसके बाद से भारत में स्टार्टअप्स का रजिस्ट्रेशन, ये सरकारी आंकड़ों के मुताबिक घटते घटते 1450 पर आ गया है। फंडिंग की कमी के कारण जो नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं उनकी संख्या कम है। 2021 में करीब 250 के आसपास स्टार्टअप्स का टेक ओवर भी भारत में हुआ था क्योंकि फंड्स की जरूरत समस्या थी। और भारत में हाल फिलहाल में 2021 में सबसे बड़ा अभियान स्टार्टअप्स के अधिग्रहण का चला था। फिनट्रैकर का नंबर मैं बताता जो चौंकाने वाला है, 9.5 अरब डॉलर, 9.4 अरब डॉलर के आसपास का अधिग्रहण भारत के स्टार्टअप स्पेस में बड़ी कंपनियों ने किया था। इसमें बड़ा हिस्सा ई कॉमर्स, एडुटेक, फिनटेक और हेल्थ टेक स्टार्टअप का था। यानी अब स्टार्टअप के स्पेस में हम अगर इसे पूरा ट्रिकल डाउन करके देखें, एक ओवरऑल वेंचर कैपिटल फंडिंग कम हो रही, 2 लेट स्टेज और टेक्नोलॉजी स्टेज के स्टार्ट में फंडिंग कम हो रही, भारत में स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन कम हो रहा और जो स्टार्टअप चलते हुए थे जब उन्हें फंडिंग नहीं मिल रही है तो उनका टेक ओवर या उनका अधिग्रहण हो रहा है। सर, अब ये बात हो गई कि स्टार्टअप के फंडिंग की साइड से। अब क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं रोजगार की, तो स्टार्टअप के नज़रिए से अगर हम देखें तो रोजगार बाजार में स्टार्टअप की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टार्टअप्स तो अभी भी बहुत कम है रोजगार के बाजार में, क्यों ये इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं? हाँ, शुभम, हम रोजगार के नज़रिए से इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि स्टार्टअप कंपनियों का बनना, डूबना, उनका चलना, ये उनके पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा है। लेकिन और इसलिए जब बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्टार्टअप कुछ मुट्ठी भर कंपनियों की या कुछ छोटे से एक एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम की बात है, तो उन्हें ये समझना ज़रूरी है कि भारत में फॉर्मल नौकरियों का बाजार है ही कितना बड़ा है। दुनिया में शायद सबसे छोटे, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का सबसे छोटा बाजार होगा फॉर्मल नौकरियों का किसी भी दुनिया की तुलना में भारत में। श्रम मंत्रालय ने जुलाई सितंबर के दौरान एक अपनी रिपोर्ट में बताया था कि भारत में फॉर्मल सेक्टर में औपचारिक नौकरियां केवल 3 करोड़ हैं। 3 करोड़ के आसपास फॉर्मल नौकरियों का बाजार है। यानी अगर आप टोटल कामगार आबादी मानो जो कि 44 करोड़ से 45 करोड़ के आसपास है, तो उसमें 10% से भी कम लोग फॉर्मल जॉब्स में। जब हम फॉर्मल जॉब्स की बात करते हैं तो उसमें कुछ शर्तें हैं। फॉर्मल जॉब्स की शर्तें हैं कि जहां 10 से अधिक कामगार वाले प्रतिष्ठान हो, जहां 10 से अधिक लोगों को काम मिलता हो, वो फॉर्मल जॉब्स में आते हैं। यहाँ स्थायी और अच्छी नौकरियाँ हों, इनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोटेक्टेड हों और इन्हें श्रम मंत्रालय के नियमों के हिसाब से कुछ सुविधाएं मिलती हों। इसके बाहर जितने भी रोजगार हैं वो सब इनफॉर्मल है, असंगठित क्षेत्र में आते हैं। यहाँ और समझना ज़रूरी है हमें स्टार्टअप की क्रांति क्यों रोजगारों को स्टार्टअप की क्रांति रुकना और बेरोजगारी फॉर्मल सेक्टर के जॉब्स को क्यों इतना प्रभावित कर रही है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ हमारे लिए समझना जरूरी है शुभम। भारत में इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में, हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिने, सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिने जाते हैं, तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है। तो पहली चीज़ तो ये हमारे लिए सोचने की बात है भारत के नीति निर्माताओं के लिए कि हम एक इतने छोटे से फॉर्मल सेक्टर के साथ
पूरे देश में रोजगारों का सपना बेचते या बताते हैं, देते हैं कि देश में सबको नौकरियां मिलेंगी 3 करोड़ लोगों के साथ। दूसरी चीज ये कि भारत में केवल 9 नई इंडस्ट्री, केवल 9 उद्योग या सेवाएं ऐसी हैं जहां अधिकांश स्थायी और अच्छी नौकरियां मिलती हैं। केवल 9 सेक्टर्स ऐसे हैं। इनमें मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें रियल एस्टेट है, इसमें ट्रेड है, इसमें ट्रांसपोर्ट है, इसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, होटल रेस्टोरेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फिनेंशियल सर्विसेज में BFSI, बैंकिंग और फिनेंशियल सर्विसेज हैं। अब इन अच्छी नौकरियों की हकीकत पर कुछ सवाल हमारे दिमाग में हमेशा उठते हैं, जो हमें दिखते हैं कि जब इनको आप करीब से देखें और इनकी तुलना में भारत में इनके नाम पर बने एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, ह्यूज एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े बड़े रोजगार प्रशिक्षण संस्थाएं, इनकी रोशनी में देखें तो हमारे दिमाग में सवाल आता है कि क्या भारत में अच्छी तनख्वाह देने वाले रोजगार पर्याप्त संख्या में है भी कि नहीं है। और दूसरी चीज, अगर अच्छी तनख्वाह देने वाले रोजगारों की संख्या अच्छी है तो क्या वहाँ वेतनों में उतनी पर्याप्त बढ़ोतरी है कि नहीं है। और यहाँ हमें कोविड से पहले, कोविड के दौरान तो भारत के रोजगार बाजार की जो दशा हुई वो हमें पता है। उसके पहले का एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा हमारे पास है जो हमें समझना ज़रूरी है। बैंक ऑफ बड़ौदा के इकोनॉमिस्ट ने 2016 से 2021 के बीच में, उसमें कोविड के आखिरी साल शामिल थे, लेकिन हम कोविड के साल को निकाल भी दें तो 2016 से 2021 के बीच में भारत के 27 प्रमुख उद्योगों में की करीब 2000 से ज़्यादा कंपनियों की बैलेंस शीट का अध्ययन किया, रिसर्च किया। बैलेंस शीट का अध्ययन करना इसलिए महत्वपूर्ण और ज़रूरी था क्योंकि रोजगारों को लेकर जितने भी आंकड़े दिए जाते हैं वो सरकार की तरफ से आंकड़े आते हैं जिनमें कई सारी गफलत और सब होती है। आप ये नहीं कह सकते कि कितने रोजगार क्रिएट हुए, लेकिन बैंकों की बैलेंस शीट ये बताती है, स्पष्ट रूप से बताती है, क्योंकि वो कंपनी कानून के तहत अपनी बैलेंस शीट फाइल करते हैं और सेबी को भी उसकी जानकारी देते हैं कि उन्होंने रोजगारों में भर्तियों पर और वेतन में बढ़ोतरी पर कितना खर्च किया। उनका उनका जो वेज बिल है वो उनके बैलेंस शीट का हिस्सा होता है। और इससे जो हमारे सामने निष्कर्ष निकले वो चौंकाने वाले थे। इस रोशनी में हमें ये पूरी रोजगारों की बहस, 10 लाख सरकारी नौकरियों की चर्चा और स्टार्टअप के मेल्ट डाउन को करीब से देखना पड़ेगा। 27 उद्योगों में 2000 कंपनियों में 2016 में कर्मचारियों की संख्या 54.5 लाख थी, जो मार्च में बढ़कर केवल 59.8 लाख हुई, यानी बढ़ोतरी केवल 1.9% के आसपास। यानी जीडीपी की ग्रोथ रेट अगर इस दौरान 3.5% औसत मान लिया जाए, कोविड वाला साल मिला लिया जाए तो भी 3.5% की आर्थिक विकास दर मान लिया जाए, तो रोजगारों में बढ़ोतरी उसकी लगभग आधी है। और अगर कोविड का हिस्सा निकाल दिया जाए तो जीडीपी की विकास दर के हिसाब से नौकरियां बहुत कम है। कोविड के दौरान जो छटनी है उसे निकाल दीजिए तो बैंक ऑफ बड़ौदा का अध्ययन बताता है कि रोजगार बढ़ने की दर 2.5% है। कोविड से पहले तक भारत की 5 वर्ष की औसत विकास दर 6 से 6.5% के आसपास रही थी। यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था जिस गति से बढ़ रही थी उसकी 1/3 गति से भारत में अच्छी नौकरियां बढ़ रही थी 27 उद्योगों की 2019 कंपनियों में, जो प्रमुख उन सेक्टर्स में जिनका जिक्र हमने पहले किया था। अब इनमें और भीतर जाते हैं। 27 उद्योगों में केवल 9 उद्योग ऐसे थे जहां रोजगार बढ़ने की दर, ओवरऑल फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इन 2019 कंपनियों में रोजगार बढ़ने की दर से यानी 1.9% से ज़्यादा था। बाकी उद्योग 27 उद्योगों में से केवल 9 ही थे, बाकी सब में रोजगार बढ़ने की दर औसत 1.9% से भी कम थी। अब इनमें सूचना तकनीक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, बैंकिंग, फिनांस, रियल एस्टेट और हेल्थ केयर थे। यहाँ रोजगार बढ़े, लेकिन यहाँ भी जीडीपी की आर्थिक विकास दर के हिसाब से आप इसे समझने की कोशिश करें कि कंपनियों को होने वाली कमाई, कंपनियों के मुनाफे, उनकी रोशनी में भी देखें। इस पर हम एक बार चर्चा इकोनॉमिकम में कर चुके हैं, कंपनी के मुनाफों और रोजगारों के बीच में विस्तार से। दर्शक को इकोनॉमिकम की प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर इस रोशनी में देखें तो हमें दिखता है कि जीडीपी की विकास दर की तुलना में अच्छी औपचारिक नौकरियां और कम हुई। कोविड के कारण, जो अब ताजे आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं, कोविड के कारण सबसे ज़्यादा बेकारी अच्छे रोजगारों में, फॉर्मल रोजगारों में सबसे ज़्यादा बेकारी एजुकेशन में आई,
31% जॉब्स वहाँ कट हुए एजुकेशन सेक्टर में, होटल में करीब करीब 21% और रिटेल में 18% जॉब कट हुए। ये फॉर्मल सेक्टर की तस्वीर है शुभम, जो कोविड के आखिरी के एक साल में और कोविड से पहले के साल में मौजूद थी। ये परिस्थिति हमें जॉब मार्केट की, फॉर्मल जॉब मार्केट की सबसे वास्तविक और शायद सबसे ऑथेंटिक तस्वीर देती है। आपने बताया कि इस बैलेंस शीट में कर्मचारियों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उनके वेतन बढ़ने की क्या स्थिति, उसका भी आकलन किया गया। वहाँ निष्कर्ष क्या थे? हाँ, कंपनियां क्योंकि अपनी बैलेंस शीट का रिटर्न बैलेंस शीट फाइल करती हैं, तो वो केवल हायरिंग या नई जॉब्स को ही नहीं बल्कि सैलरी में बढ़ोतरी और इंक्रीमेंट्स को भी रिफ्लेक्ट करती हैं, क्योंकि उनकी कॉस्ट का हिस्सा होते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के इकोनॉमिस्ट ने इसमें प्रति कर्मचारी लागत का भी अध्ययन किया कि कंपनी के लिए पर एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी है, जिसको कि हम नौकरी पेशा लोग सीटीसी के तौर पर जानते हैं। कॉस्ट टू कंपनी वही पर एम्प्लॉय कॉस्ट होती है। बीते 5 साल में कोविड से पहले तक प्रति कर्मचारी वेतन में औसत केवल 5.7% की बढ़ोतरी हुई और अधिकांश कंपनियों में, अधिकांश सेक्टर्स में, अधिकांश कंपनियों में ये जो औसत दर मिलती है हमको 5.7% की बढ़ोतरी, इससे भी कम है। यानी आप इन्फ्लेशन की रेट और उसके आधार पर फॉर्मल जॉब्स में तनख्वाहें बढ़ने की दर की तुलना करके सामने देखिए तो दिखता है कि एक तो सरकारी नौकरियां नहीं है और दूसरी चीज़ ये कि उनमें वेतन बढ़ने की रफ्तार बहुत कम है। अब आप इसको कंपनियों के मुनाफे के तौर पर देखिए। भारत में 2016 से 2020 के बीच में कंपनियों के मुनाफे बढ़ने की रफ्तार लगभग 6% के आसपास रही। बाद के वर्षों में मुनाफे और ज़्यादा तेज़ी से बढ़े थे, जो हाल के महीनों में। कंपनियों को टैक्स में रियायतें मिली, सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की, बाकी सारी कटौती की, उन्हें सस्ता कर्ज मिला, लेकिन ना तो अच्छी नौकरियों में बढ़ने की रफ्तार, जीडीपी को, अच्छी नौकरियां 3 करोड़ का बाजार है सिर्फ छोटा सा, उसमें ना तो अच्छी नौकरियां बढ़ने की रफ्तार जीडीपी को बीट कर सकी और ना तनख्वाह बढ़ने की रफ्तार महंगाई को बीट कर सकी, जो महंगाई सरकार कोट करती है। अब आप सोचिए कि संगठित नौकरियों का जब हाल सबसे अच्छे सालों में था, भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे अच्छे साल 2019 तक थे, जब हमारी आर्थिक विकास दर, हम दुनिया में सबसे तेज दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था थे कहा जा रहा था, उस वक्त, अब जब भारत में निजी निवेश में जीडीपी का अनुपात 22% के पर है, जो वास्तविकता हमें दिखाई देती है कि 2005 के बाद कंपनियों ने जो कैपेसिटीज़ क्रिएट की थी, उन कैपेसिटीज़ का भी यूटिलाइजेशन पूरी तरह से नहीं हुआ है। सीएमआई का ताज़ा आंकड़ा बताता है कि अभी कंपनियों ने अपनी पुरानी क्षमता का उपयोग केवल 66 से 70% के आसपास किया है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो चुकी है, कच्चे माल की महंगाई आ चुकी है, डिमांड कम हो चुकी है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का पहिया अभी घूमने में काफ़ी लंबा वक्त लगेगा, ये बात सरकार मान रही है। ऐसी परिस्थिति में फॉर्मल जॉब्स के बढ़ने का परिदृश्य कैसा दिखाई देता है, हम इस संदर्भ में समझ सकते हैं कि एक तो जब बेस्ट पीरियड था तब भी फॉर्मल जॉब्स की बढ़ोतरी तेज नहीं थी, तो अब तो हम ढलान की तरफ है, स्लोडाउन के टेरेन में, स्टैगफ्लेशन के टेरेन में है, जहां कंपनियां अपना निवेश रोकेंगी, उनकी कच्चे माल की लागत बढ़ चुकी है, उन्हें आने वाले समय में महंगाई के असर के कारण डिमांड बढ़ने की संभावना नहीं, और इसलिए रोजगारों को लेकर जो बेचैनी, अच्छी नौकरियों को लेकर जो बेचैनी, जो घबराहट, जो गुस्सा, जो चिढ़ हमें दिखती है, ये उसकी एक झलक हमें इन आंकड़ों से दिखाई दे जाती है। सर, ये स्टार्टअप के बुरे दिनों की कहानी कहिए, ढहने की कहानी कहिए, ये शुरू क्या कोविड से ही? इसकी भी जड़ें कहीं ना कहीं कोविड में ही है। हाँ, कोविड से। और स्टार्टअप पे वापस लौटते हैं, क्योंकि हमारी बातचीत स्टार्टअप से शुरू हुई थी, और इनकी समस्या को समझना इसलिए बहुत गहराई से ज़रूरी है क्योंकि भारत का फॉर्मल नौकरियों का बाजार तो वैसे ही सिकुड़ रहा था, छोटा ही था। हम कोविड से पहले भी भारत में कोई बहुत बड़े झंडे नहीं गाड़े गए, बहुत क्रांति नहीं हो गई भारत में अच्छी नौकरियों के क्षेत्र में, चाहे वो सरकार से आ रही हो, प्राइवेट सेक्टर से आ रही हो, लगभग वैसी स्थिति रही। स्टार्टअप से एक नया रास्ता बनकर आए थे, और हमने अपने आसपास कस्बों में और बड़े शहरों में भी स्टार्टअप्स में आती हुई नई नौकरियां देखी थी, और ये नई उम्मीद बनकर उभरे थे। माना जा रहा था कि इनको कम से कम सस्ती या मुफ्त की पूंजी मिल रही है, ये बिजनेस मॉडल डेवलप करने में अभी कुछ सालों तक पैसा इन्वेस्ट करेंगे, चाहे पेटीएम ले लीजिए, चाहे नायका ले लीजिए, और इनके पास नए जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है। इसी मार्च में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने पार्लियामेंट को बताया था, जो उनका जवाब था उसके हिसाब से करीब 66,000 स्टार्टअप्स थे जिन्होंने 2014 से लेकर मार्च 2022 तक 7 लाख रोजगार तैयार किए थे। 7 लाख क्यों? हम कह रहे हैं कि 7 लाख रोजगार कुछ नहीं है,
भारत में बेरोजगारों की इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए 7 लाख रोजगारों बहुत ज़्यादा रोजगार कोई मतलब नहीं, पर हम 7 लाख को रोजगारों की बेरोजगारों की संख्या या नौकरी मांगने वालों की संख्या के बजाय भारत के फॉर्मल जॉब मार्केट की रोशनी में देखें तो 3 करोड़ के फॉर्मल जॉब मार्केट के लिए 7 लाख रोजगार महत्व रखते हैं, क्योंकि 3 करोड़ का ही केवल फॉर्मल जॉब मार्केट है। इनमें सरकार से प्रमाणित स्टार्टअप केवल कुल 48,000 थे, जिनसे 5.5 लाख नौकरियां बनी थी। यह आंकड़ा कोविड के दौरान उससे पहले का था। इसमें कई सारे स्टार्टअप बंद हो गए या नौकरियां चली गई। उसके बाद सरकार ने स्टार्टअप से मिलने वाली नौकरियों या जाने वाली नौकरियों या आने वाली नौकरियों के बारे में कुछ नहीं बताया। हमें सरकार सिर्फ बताती है कि यूनिकॉर्न बन रहे हैं भारत में। उन यूनिकॉर्न के बनने से भारत में कितनी नई नौकरियां बन रही हैं, उनमें कितने नए जॉब्स बन रहे हैं, इसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं। कोविड का जो पूरा सबसे जटिल दौर था, सबसे कठिन दौर था, उसको पार करके और उस तूफान को पार करके जो स्टार्टअप बचकर बाहर आए, उनमें ई कॉमर्स मजबूती से खड़े रहे, एडुटेक जिसमें कई बड़े ब्रांड हैं, बायजूस जैसे, वो खड़े रहे, ई रिटेल के कुछ स्टार्टअप्स खड़े रहे। ये इनके बिजनेस मॉडल चूंकि टेक्नोलॉजी और कंजम्पशन पर आधारित थे, वो बाहर निकल कर आए। लेकिन उसके बाद आ गई महंगाई, और इनको जिस खपत की, जिस डिमांड की ज़रूरत थी, वो ज़रूरत नहीं आई। अब फिनटेक कंपनियों को कानूनी झगड़ों ने, लीगल इश्यूज़ ने हिला दिया। नहीं तो फिनटेक एक बड़ी क्रांति थी, फिनटेक कंपनियों के सामने अभी लीगल इश्यूज़ हैं, फिर उनके लिए कैपिटल की कॉस्ट बढ़ गई। जिसे यूपीआई के कारण पेटीएम को देख लीजिए, पेटीएम को यूपीआई ने मोबाइल वॉलेट के पूरे बिजनेस को हिला दिया। डिजिटल लेंडिंग कंपनियों के लिए मुश्किल ये है कि जब कर्ज ही महंगा हो जाएगा पीछे से, तो आगे वो किसको कर्ज देंगे, क्योंकि उनके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ रही है। ऐसी सिचुएशन में जो स्टार्टअप्स हैं, उनके बिजनेस मॉडल, उनके वैल्यूएशन मॉडल उन वेंचर कैपिटलिस्ट को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं जहां वो पैसा लगाना चाहते हैं, एक चीज। और दूसरा पहलू ये कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट जिस सस्ती पूंजी को लेकर भारत आ रहे थे, वो पूंजी तो अब लंबे समय के लिए महंगी होने वाली है। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का दौर शुरू हो चुका है, और जब तक ये तय नहीं हो जाता कि फाइनली दुनिया के बाजारों में ब्याज दरें कहां जाकर टिकेंगी, तब तक ये जो सस्ती पूंजी बह रही थी स्टार्टअप्स की तरफ, ये इसको लाने में दिक्कत होगी। और इसलिए जो दुविधा है यहाँ पर इस समय ये कि अब सरकार को रोजगार के लिए के बारे में अपनी पूरी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में नए सिरे से विचार करना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्राइवेट सेक्टर पर आप डिपेंड कर रहे थे, जिसे आप टैक्सेस दे रहे थे, जिसे आप सुविधाएं, टैक्स एग्जम्पशन सुविधाएं दे रहे थे, वो रोजगार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है, और सरकार के पास नौकरियां देने की संभावना नहीं है। समस्या ये है कि भारत में अच्छी नौकरियों का बाजार तैयार हो उससे पहले ही बिखर गया। जो संगठित क्षेत्र था उतनी नौकरियां नहीं दे पाया, और जो न्यू टेक्नोलॉजीज के जरिए जिन नौकरियों का विस्फोट होना था, उसकी दशा हमारे सामने है। वेदंतु, अनअकैडमी, कार24 कैसे नौकरियां निकल रही हैं। आबादी 50% युवा आबादी है, और हमारे पास हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड केवल थोड़े समय के लिए ही बचा हुआ है। इस आबादी को अगर अच्छे और बेहतर रोजगार नहीं मिल पाए, तो इसका जो भी राजनीतिक असर हो वो एक अलग बात है, उसका सामाजिक असर हो अलग बात है। भारत के इकोनॉमी में शुभम जो वर्चुअस साइकिल है, जो सुचक्र है मांग और खपत का वो शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाए। जब तक अच्छी नौकरियां नहीं आएंगी, मांग नहीं आएगी, क्योंकि एक संगठित रोजगार वाला 5 असंगठित रोजगारों को अपनी तरफ से मदद देता है, या उसके साथ 5 असंगठित रोजगार वाले उस संगठित रोजगार की सैलरी से आपस में जुड़े होते हैं। और ये वो दिक्कत है जिसे हम स्टार्टअप की रोशनी में फॉर्मल नौकरियों के बाजार में अभी दिखाई देती है। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि संगठित रोजगारों का जो बाजार छोटा सा है, उसमें जो एक नई उम्मीद बन के उभरी थी, जैसा अंशुमान जी ने लिखा भी है कि स्टार्टअप एक नई उम्मीद था जो अब धुंधली होती दिख रही है। खैर, ये थी हमारी आज की पेशकश अर्थात में, जिसमें हमने बात की स्टार्टअप की रोजगार के दरवाजे से, निवेश के दरवाजे से नहीं। सर, अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। पहला सवाल आया है डॉक्टर राजीव खोसला का। वो ये कह रहे हैं कि अरब के सामने यूरोप ने जो तेल के लिए गुहार लगाई है, ये टेम्पररी फेनोमेना है, अस्थायी घटना है, या थोड़े समय के लिए, या ये परमानेंट सॉल्यूशन मान लिया जाए? कहना मुश्किल है, क्योंकि रूस पर यूरोप की निर्भरता, यूरोप को समझ में आ गया है कि रूस पर निर्भरता किस सीमा तक की जा सकती है। क्योंकि पुतिन का, या तो पुतिन हटें, रूस में कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हो, और वो राजनीतिक परिवर्तन होने के बाद रूस की राजनीति बदले और फिर वापस सारी चीज़ें सामान्य हो सके। क्योंकि पुतिन की जो इंपीरियलिस्टिक प्लान है, जो उनका आक्रामक स्वरूप है, उससे यूरोप काफ़ी डरा हुआ। फिनलैंड, स्वीडन की परिस्थिति देखिए, ये तटस्थ देश नाटो का हिस्सा बनने जा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पुतिन के जो डिज़ाइन हैं उनसे
से डर लग रहा है और पुतिन, उन्हें पता है कि पुतिन के पास एनर्जी है और उस पर वो यूरोप से को बार्गेन करके ब्लैकमेल करना चाहते हैं। तो फिनोमेना तो स्थायी अभी फिलहाल अस्थायी नहीं दिखता। जिस तरीके के लॉन्ग टर्म डील्स हम देख रहे हैं, अगर आप कूटनीतिक दुनिया से बाहर भी निकलें शुभम, और ये देखें कि जर्मनी कतर के साथ जिस तरह डील कर रहा है, यूरोप की बाकी अर्थव्यवस्थाएं अरब की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जैसे लंबी सप्लाई की डील कर रही हैं, नई पाइपलाइंस की तैयारी शुरू हो रही, सच पे लगता है कि ये फिनोमेना थोड़ा लंबे समय तक चलता है। सर, दूसरा सवाल जितेंद्र कुमार का, वो कह रहे हैं कि कच्चे तेल के मौजूदा परिदृश्य में भारत के ऑयल फील्ड्स की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी नहीं है भारत के ऑयल फील्ड्स की स्थिति। भारत की तेल आत्मनिर्भरता की स्थिति बहुत ख़राब है। इनफैक्ट भारत को, अगर हम सरकार के दावे को माने तो सरकार को इस साल 2022 में आयातित तेल पर 10% निर्भरता खत्म कर देनी थी, घटा देनी थी, और हम और ज़्यादा निर्भर हो गए। भारत की प्रमुख तेल कंपनियों ने भारत में नए तेल खोज पर निवेश नहीं किया है। कोई बड़ी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी भारत आई नहीं है। वजह स्वाभाविक है, जो हमने बात अपने पिछले अर्थात की चर्चा में कही थी कि चूंकि ऑयल का कोई बहुत बड़ा फ्यूचर नहीं दिख रहा था, दुनिया में कैपेसिटीज तैयार थी, तो ऑयल कंपनियों को नए ऑयल फील्ड्स में निवेश करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। भारत को इस मामले में दुनिया से अलग होना था अपनी ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि भारत को अपनी नई तेल फील्ड खोजनी थी, नया निवेश करना था। नेचुरल गैस की स्थिति तो और भी ज़्यादा ख़राब है, और इसलिए हमारी आत्मनिर्भरता ऊर्जा के क्षेत्र में हमेशा दरारों में और दबाव में बड़ी दरार दिखती है, और हम दबाव में रहते हैं। तीसरा सवाल सर जो आज हम शामिल कर रहे हैं वो है मुकेश कुमार का। वो ये कह रहे हैं कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली तो पिछले साल अक्टूबर से शुरू हो गई थी, फिर शेयर बाजार में तब तक तेजी क्यों बनी रही, गिरावट तो अभी आई है, ऐसा क्यों हुआ? कई सारे फैक्टर थे। विदेशी निवेश, ऐसा नहीं कि विदेशी निवेशक कभी बेचते नहीं हैं, विदेशी निवेशक बेचते हैं फिर नया खरीदते भी हैं, यही उनका मुनाफा निकालने का तरीका स्टॉक मार्केट में होता है। अक्टूबर से जब गिरावट आना शुरू हुई थी तो ये गिरावट इस आधार पर थी कि अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ने के साथ ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी। ताजी गिरावट में बहुत सारे और फैक्टर आ गए। उसके बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, उसके बाद कच्चे तेल की कीमतें $100, $110, $120 पहुंच गई, बाद में इंडियन करेंसी गिर गई। अक्टूबर तक जो सैलाब शुरू हुई थी, अक्टूबर से वो सैलाब को ये माना गया था कि करेक्शन है, वो उन्होंने काफ़ी बेहतर वैल्यूएशन पर निवेश किया था और अब वो प्रॉफिट बुकिंग करके निकलेंगे और मार्केट करेक्ट होगा और उसके बाद वो नए सिरे से बाजार को रीसेट करके उसमें निवेश करना शुरू करेंगे। तब तक भारत की अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर को लेकर कोई बड़ी चिंताएं नहीं थी। माना जा रहा था कि इंडियन इकोनॉमी तेजी से रिकवरी के दौर में आ जाएगी, लेकिन जनवरी के बाद से कच्चा तेल महंगा होने से, रुपया कमजोर होने से और बाकी चीज़ों से वो पूरा का पूरा परिदृश्य एकदम बदला, और उसके कारण हम लगातार देख रहे हैं कि फिर उसके बाद विदेशी निवेशकों की बिकवाली में कमी नहीं आई। और अब जो फ्यूचर्स के आंकड़े वो तो और भी चौंकाने वाले हैं कि विदेशी निवेशकों ने जो लॉन्ग पोजीशंस ले रखी हैं वो भी 12 साल के न्यूनतम स्तर पर हैं भारत के इंडेक्सेस को लेकर। ये बड़ी समझने वाली बात है कि केवल विदेशी संस्थागत निवेशक ऐसे नहीं थे जो बाजार में को दौड़ा रहे थे। मार्च के बाद बहुत सारे फैक्टर बदल गए, जिसमें युद्ध अंशुमान जी ने जिक्र किया कि सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर था जिसने बाजार को चिंता में डाल दिया, और उसमें भी जो सबसे बड़ी चिंता थी वो थी कच्चे तेल की कीमतों का बढ़ना। सर, अब बात इनकम की, क्योंकि बात शेयर बाजारी चारों तरफ चर्चा में है, LIC चर्चा में है, तो शेयर बाजार पर ही कोई ऐसा नुस्खा दीजिए आप जो आज इनकम के पार्ट में हम डिस्कस कर सकें। जैसा शुभम ने शुरुआत में जिक्र किया, हम लोगों ने पिछली बार ऐसे ही चर्चा में कहा था कि आप अपनी FD को लंबे अवधि के लिए मत रखिए, बल्कि अपनी FD को इंतज़ार करिए कि ब्याज दरें बढ़ेंगी और आपको बेटर रिटर्न मिलेगा। और आज जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तब PNB और SBI, दो बड़े बैंक, तो बचत पर ब्याज दरें बढ़ा ही चुके हैं, और इसलिए बचत पे ब्याज दरें बढ़ने का दौर आगे भी दिखाई देगा। अब ये दौर शेयर बाजार में गिरावट का, जब हमारे पास लगभग शुभम में मान सकते हैं सेफली कि अमेरिकी शेयर बाजार मंदी की गिरफ्त में जा चुका है, 20% करेक्ट हो चुका है। क्लासिकल जो फार्मूला किसी शेयर बाजार की मंदी की तरफ लगाया जाता है, भारतीय बाजार भी उसी तरफ बढ़ रहा है, कुछ और दुनिया के बाजार बढ़ चुके हैं। ये यानी कि एक छोटी अवधि के लिए 3 महीने से 6 महीने तक का एक बियर ग्रिप बाजार पर बनता दिखाई दे रहा है। भारतीय बाजार में भी कई सारे संकेत, चाहे वो DMA मान लीजिए, चाहे निफ्टी के लेवल्स मान लीजिए, वो दिखा रहे हैं। यहाँ हमें बेस्ट इन्वेस्टमेंट के दौर शुरू होने की तैयारी करनी चाहिए। पिछले 2 साल से भारत के अधिकांश निवेशक ट्रेडिंग मेंटेलिटी में थे। बढ़ता हुआ बाजार हमेशा ट्रेडिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन गिरता हुआ बाजार में ट्रेडर पीछे हटते हैं और निवेशक आगे आना शुरू होते हैं, और यही वो बाजार का शिफ्ट है, अच्छा शिफ्ट है जो आता है। तो अगर आप लंबे अवधि के निवेशक हैं तो उसके लिए इस समय
भारत में निवेश करने का या आगे निवेश करने का मौका। लेकिन मंदी के दौर में, गिरते बाजार में निवेश जो है उसके लिए आपके नर्व्स में बहुत ताकत होनी चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए और उसे देखने की ज़रूरत होनी चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स कमजोर हो सकते हैं, रहेंगे, पर भारतीय कंपनियों के फंडामेंटल्स कमजोर नहीं हैं। भारत के बाजार में तमाम वो कंपनियां जिन्होंने पिछले सालों में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं वो आज भी मौजूद हैं, उनके फंडामेंटल्स भी उतने अच्छे हैं और मौजूद हैं। तो ये वो मौका है जहां से आप अपनी, अगर आपने अभी तक इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू नहीं की है, अगर अभी तक आप शेयर बाजार से दूर रहे हैं, अगर अभी तक आपको चढ़ते हुए शेयर बाजार में खरीदने में डर लगता था कि इतना महंगा स्टॉक कहां से खरीदेंगे, तो सोचिए, बैठिए, अपने पोर्टफोलियो निवेशक की सलाह लीजिए, खुद रिसर्च करिए और यहां से बाजार में प्रवेश करिए। क्योंकि ये जो बाजार की खिड़की में आप यहां से प्रवेश करेंगे, ये साइकिल जब खत्म होगा, जो कि खत्म होगा ही, क्योंकि ये साइकिल चेंज होगा और जब ये साइकिल चेंज होगा तो शायद आप सबसे ज़्यादा मुनाफे में होंगे। तो ट्रेडर मेंटेलिटी से इन्वेस्टर मेंटेलिटी में आने का सबसे अच्छा दौर होता है जब शेयर बाजारों में तेज गिरावट और लंबी गिरावट आती है। तो अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो बाजार में प्रवेश का ये मौका है, लेकिन थोड़ी हिम्मत और धैर्य के साथ। बिल्कुल, तो धीरज है, अगर धैर्य है तो फिर ये बाजार में घुसने का सही समय है और नज़रिया अगर लंबा है। ट्रेडर मेंटेलिटी से पीछे हटके अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में इक्विटी होल्ड करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए घुसने का एक अच्छा मौका, अच्छा द्वार हो सकता है। सर, चलते चलते किस्सों के सिक्के से पर्दा और उठा दीजिए। किस्सों के हम लोग महंगाई पे लगातार चर्चा कर रहे हैं शुभम, मनी सेंट्रल में भी, इकोनॉमिकम में भी पूरी दुनिया महंगाई से परेशान है। यूरोप परेशान, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं, लेकिन दुनिया का एक देश है जो लगभग पिछले 2 दशक से महंगाई का इंतज़ार कर रहा था। वो ये वेट कर रहा था कि कब महंगाई आए हमारी अर्थव्यवस्था के भीतर, उसे महंगाई चाहिए थी। वो कौन सा देश है, उसकी महंगाई चले जाने के कारण उसकी क्या दशा हुई, इसके पीछे दुनिया का एक बड़ा कूटनीतिक समझौता है, जिस समझौते ने उस देश को जिस समझौते के बाद वो देश जो दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था था वो लुढ़कता चला गया। ये सब पूरा दिलचस्प किस्सा एशिया का किस्सा है। इस किस्से पर हम बात करेंगे, किस्सों के सिक्के में आपको बताएंगे कि किस अर्थव्यवस्था में को महंगाई अच्छी लग रही है और वो अर्थव्यवस्था महंगाई को आमंत्रित करने की परिस्थिति में कैसे पहुंची। बिल्कुल, तो एशिया का ये कौन सा देश है, इसके लिए आपको रात 9 बजे तक का इंतज़ार करना है। 9 बजे इससे पर्दा उठ जाएगा। सर, बहुत शुक्रिया अर्थात के लिए, इनकम की बात के लिए, किस्सों के सिक्के के लिए और सवालों के जवाब के लिए। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपने सवाल सुझाव इस इकोनॉमिकम पर भी भेजिए, हम अगले इकोनॉमिकम में उनको शामिल करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।